मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे आइडियलिज्म में बात कर रहे थे आदर्शवाद या प्रत्यक्षवाद में। आज आदर्शवाद के क्षेत्र में हम देखेंगे हीगल का शासन संबंधी सिद्धांत क्या था, उसके विभिन्न दृष्टिकोण थे। हमने पिछले उसमें देखा, हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली भी देखी हमने। आज देखेंगे हीगल का शासन संबंधी सिद्धांत, जो बी पार्ट पेपर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है। शासन व्यवस्था के क्षेत्र में हीगल लोकतंत्र का विरोधी और राजतंत्र का समर्थक था, और अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर बताता है कि निरंकुशतंत्रवाद, प्रजातंत्र प्रतिवाद और दोनों के द्वंद्व सत्यांशों से मिलकर संवैधानिक राजतंत्र संवाद है, जो प्रथम दो शासन व्यवस्थाओं में अधिक विकसित और पूर्ण है। इस प्रकार शासन व्यवस्था के क्षेत्र में हीगल का आदर्श संवैधानिक राजतंत्र है, किंतु हीगल का आदर्श इंग्लैंड का राजतंत्र होने के स्थान पर प्रेशिया का राजतंत्र था, जिसमें राजा मंत्रियों के परामर्श के अनुसार तो कार्य करता था, किंतु मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी, व्यवस्थापिका बहुमत पर नहीं। इसके अतिरिक्त हीगल के संवैधानिक राजतंत्र में राजा को प्रशासकीय, वित्तीय और विधायी शक्तियाँ प्राप्त थी। हीगल सरकार के परंपरागत तीन अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के स्थान पर तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राजपद बतलाता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका का ही अंग मानता है और राजा के पद को वह राज्य की सर्वोच्च संस्था तथा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में समन्वय स्थापित करने वाली इकाई के रूप में देखता है। हीगल के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की कल्पना की गई। इसका प्रथम सदन तो ब्रिटेन से लॉर्ड सभा की भांति कुलीनतंत्रीय था और द्वितीय सदन निर्वाचित। उनका विचार था कि मताधिकार बहुत थोड़े से शिक्षित और धनी व्यक्तियों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध थे और प्रतिनिधित्व का सही आधार वह विभिन्न विषयों को मानता था। उसके अनुसार व्यवस्थापिका में विभिन्न वर्गों, निगमों की प्रतिनिधि होनी चाहिए। वास्तव में हीगल का शासन सिद्धांत लोकतंत्र से बहुत दूर था। वह पूर्णतः सत्तावादी शासन में ही विश्वास करता था। हीगल द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त विचारों की कड़ी आलोचना की गई और इस आलोचना के प्रमुख आधार निम्न थे। पहला, हीगल एक सर्वशक्तिमान व निरंकुश राज्य का उपासक है। हीगल सर्वाधिकारवादी राज्य की धारणा में विश्वास रखने वाला उग्र राष्ट्रवादी है, जो व्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिल्कुल तुच्छ मान करके उन्हें राज्य की वेदी पर बलिदान कर देता है। और उसके राज्य के सिद्धांत से परिणाम निकाला जा सकता है कि व्यक्ति को राज्य की आलोचना करने, उसका विरोध करने, उसकी अवज्ञा करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। बार्कर के अनुसार हीगल ने राष्ट्रीय राज्य की एक रहस्यात्मक स्तर पर पहुंचा दिया, और ब्राउन के शब्दों में व्यवहारिक दृष्टि से हीगल के सिद्धांत का अर्थ है आत्मिक दासता, शारीरिक अधीनता, अनिवार्य सैनिक भर्ती, राष्ट्रहितों के लिए युद्ध और शांति काल में मनुष्यों द्वारा राज्य रूपी लेवियथन दैत्य की सेवा और युद्ध काल में मौलिक देवों की उपासना। आलोचकों के अनुसार हीगल ने इन विचारों में 20वीं सदी की दो सर्वाधिकारवादी विचारधाराओं, फांसीवाद साम्यवाद को जन्म दिया। वेबस्टाइन ने लिखा कि यदि इसमें शासन उसमें अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन बड़ी शब्दाडंबरपूर्ण दार्शनिक परिभाषाओं से किया, किंतु उसमें फांसीवाद के सभी तत्व मिलते हैं। हीगल राज्य और समाज में अंतर नहीं करता। दूसरी बात, राज्य और समाज में अन्योन्याश्रयता का संबंध होते हुए दो भिन्न भिन्न इकाई हैं, और हीगल का उद्देश्य राज्य की निरंकुशता का प्रतिपादन करना था, इसलिए वह राज्य और समाज को मान बैठा, जो बहुत बड़ी भूल है। तीसरी बात थी, हीगल के युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचार भयंकर है,
हीगल के युद्ध और अंतर्राष्ट्रीयता संबंधी विचार भयंकर है। हीगल ने युद्ध को राज्य की सर्वशक्तिशालीता का परिचय देते हुए और मानव सभ्यता के विकास के माना। अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिकता की उपेक्षा को उपदेश देने के कारण उसका दर्शन मृत्यु, संहार और विनाश का संदेश वाहक बन गया। चौथी जो आलोचना थी, हीगल का दर्शन अत्यधिक बुद्धिवादी और रूढ़िवादी है। हीगल एक निरा दार्शनिक है और अनुभवशून्य दार्शनिक होने के कारण वो मान बैठा कि विवेकशीलता ही वास्तविकता है और वास्तविकता सदैव विवेकपूर्ण होती है। अति दार्शनिकता के कारण उसका एक दर्शन एक कल्पना मात्र हाइपोथेटिकल थीम बन करके रह गया। हीगल की जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, वो निस्संदेह एक रूढ़िवादी थी। इतने गंभीर और व्यापक राजनीतिक दर्शन की व्याख्या करने के उपरांत हीगल ने यह अंतिम निर्णय निकाला कि तत्कालीन जर्मन व्यवस्था ही सर्वोत्कृष्ट और आदर्श है। इसके अतिरिक्त हीगल के विश्व के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रीय राज्य पर आकर रुक जाती, जिसे वह सामाजिक और राजनीतिक संगठन का सर्वोच्च और सबसे पूर्ण रूप समझता। हीगल का आदर्शवाद क्रूरतावाद या पशुवाद है। पांचवी जो आलोचना थी वो ये थी कि हीगल का जो आदर्शवाद था, प्रत्यक्षवाद था, वो निस्संदेह क्रूरतावाद था या पशुवाद की ओर था और तत्कालीन जर्मन व्यवस्था को ही आदर्श मान लेने के कारण हीगल के आदर्शवाद को क्रूरतावाद या पशुवाद कहा जाता है। और वास्तव में तत्कालीन व्यवस्था की प्रशंसा करने के आवेश में हीगल कुछ इतने अधिक सीमाएं लांघ गया प्रतीत होता है कि आलोचकों के मन में वह बर्बरता को इसलिए देवीय रूप दे देता है क्योंकि वह सफल हो गई है। हीगल की आलोचना करते हाबाउस ने लिखा कि हीगल ने राज्य की जो गौरव गाथा गाई है उसे एक आध्यात्मवादी विचार तरंग मान लेना भूल है और से मिथ्या और भयानक सिद्धांत ने उसके अनुसार ईश्वरीय राज्य की कल्पना की गई है और 19वीं सदी के बुद्धिवादी प्रजातांत्रिक मानवतावाद रेशनल डेमोक्रेटिक ह्यूमनिज्म के सबसे भयानक विरोध के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। अब देखेंगे, ये तो थी आलोचना कि हीगल की देन, उसके प्रभाव क्या क्या थे। तो निस्संदेह रूप से तमाम जो आलोचना थी, जो दोष थे, वो हीगल की राजनीतिक चिंतन वो बहुत विशिष्ट देन भी थी। ऐसा नहीं था उनके सारे दोस्त थे, आलोचना थी, उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। सबसे पहले जो हीगल का जो सबसे बड़ा प्रभाव और उसकी देन थी वो थी द्वंद्वात्म पद्धति। और द्वंद्वात्म पद्धति के रूप में उसने विश्व में होने वाले महान परिवर्तनों को समझने के लिए एक नवीन दार्शनिक साधन प्रस्तुत किया। और वास्तव में ऐतिहासिक प्रणाली को भलीभांति समझने वाला वह प्रथम विचारक ही था। उससे पहले और कोई ऐसा नहीं था जिस ऐतिहासिक प्रणाली को ठीक ढंग से समझा हो। इसलिए हीगल की सबसे बड़ी जो देन थी वो द्वंद्वात्मक पद्धति थी। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन हीगल की थी वो था राष्ट्रीय राज्य का विचार, और उसे राष्ट्रीयता का अग्रदूत, व्याख्याता और प्रबल प्रचारक कहा गया। दूसरी सबसे बड़ी जो देन थी राष्ट्रीयता का अग्रदूत, व्याख्याता, प्रबल प्रचारक था। इस संबंध में हेलोवेल ने लिखा कि हीगल की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति ने राष्ट्रीयता का अधिक उदात्त रूप में वर्णन किया है। और उसकी हीगल की तीसरी बड़ी जो देन थी वो राजनीतिक क्षेत्र में सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना है कि राज्य व्यक्ति की उन्नति के लिए आवश्यक है और व्यक्ति राज्य का ही एक अनिवार्य अंग है। चौथी देन थी राजनीतिक और नीति शास्त्र के पारस्परिक संबंध को सबसे अधिक स्पष्ट रूप से समझकर प्रतिपादित करना है। और वेपर के शब्दों में हीगल ने राजनीति को विभिन्न हितों के समन्वय से ऊंचा उठाया और उसने कानून को कोरी आज्ञा से अपने उत्कृष्ट वस्तु बनाया। उसका ये सिद्धांत का महत्व नहीं रखता कि राज्य को शांति बनाए रखने में पुलिस करने वाले संगठन से अधिक उच्च और मनुष्य के नैतिक विकास का साधन समझा जाना चाहिए। विश्व की क्रियात्मक राजनीति पर जितना गहरा प्रभाव हीगल का पड़ा, शायद निस्संदेह रूप से बहुत कम दार्शनिकों का पड़ा होगा। उसके सिद्धांतों ने विभक्त और पराधीन जर्मनी राज्यों में एकता, राष्ट्रीयता की अभूतपूर्व भावना उत्पन्न की। और मैकबर्न के अनुसार विस्मार का प्रेरणा स्रोत हीगल ही था।
इसके अतिरिक्त अमेरिका और इंग्लैंड में भी हीगल के दर्शन का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। उदार आदर्शवाद, साम्यवाद, फांसीवाद सभी ने किसी न किसी रूप में प्रेरणा ली। बर्ट्रैंड रसेल ने हीगल का मूल्यांकन करते हुए लिखा, सार करते हुए लिखा कि 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में तथा ग्रेट ब्रिटेन में सभी प्रमुख दार्शनिक हीगल के अनुयायी थे। थॉमस हिल ग्रीन और उदार आदर्शवाद। ग्रीन एक उदारवादी अंग्रेज दार्शनिक था और आदर्शवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रतिपादन करने के साथ साथ तत्कालीन ब्रिटिश राजनीति में भाग लिया और वास्तव में उसने तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का पर्याप्त ज्ञान था और उसके ज्ञान ने आदर्शवादिता को यथार्थवादिता प्रदान की। हीगल ने भी बहुत सारी बुक्स लिखी। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1799 लिखा। लेक्चर ऑन लिबरल लेजिस्लेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा लेक्चर ऑफ इंग्लिश रिवोल्यूशन। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में ग्रीन ने प्लेटो की जो रिपब्लिक थी, अरस्तु की एथिक्स थी और पॉलिटिक्स का अध्ययन किया। यूनानी ग्रंथों में ही उसी राजनीतिक आदर्शवाद को प्रेरणा मिली और आगे चलकर के जर्मन आदर्शवाद ने, जिसके मुख्य प्रतिपादक कांट और आगे हीगल थे, उनकी राजनीति और नैतिक धारणा पर गहरा प्रभाव पड़ा। और कांट और हीगल ने विचारों से प्रभावित होने पर उसने विचारधारा का अंधानुकरण कर एक नवीन राजनीतिक प्रणाली की स्थापना की। और ग्रीन की इस राजनीतिक प्रणाली में व्यक्तिवाद और परंपरा विरोधी विचारधारा का प्रभाव अंकित है। ग्रीन की राजनीतिक विचार। रूसो और कांट की तरह ही ग्रीन के द्वारा अपनी राजनीतिक धारणा में प्रतिपादन का प्रारंभ स्वतंत्रता की समस्या के साथ किया गया। ग्रीन स्वतंत्रता विषयक विचारों के संबंध में कांट की स्वतंत्र नैतिक इच्छा और हीगल की सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से प्रभावित था। ग्रीन के मतानुसार स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का भाव मात्र है और न ही मनमानी करने का। स्वतंत्रता दो लक्षण है। स्वतंत्रता एक निश्चित प्रकार के कार्यों को करने की सुविधा है, अर्थात उचित या विधि नीति कार्यों को करने की जो हमारी आत्मोन्नति में सहायक है, और दूसरा सकारात्मक होती है, अर्थात वह हस्तक्षेप का भाव मात्र नहीं। और ऐसी परिस्थिति और वातावरण की उपलब्धि है जिसमें व्यक्तित्व का विकास संभव हो सके। ग्रीन की स्वतंत्रता के इन दो लक्षणों को निम्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण अनुशासन से मुक्ति प्राप्त करना नहीं है। समाज में रहकर इस प्रकार की स्वतंत्रता का उपयोग संभव ही नहीं है। ग्रीन मानता है कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है और उसका चरम लक्ष्य अन्य प्राणियों तथा समाज का हित संपादन करना है। जो कार्य व्यक्ति के उद्देश्य को पूरा करे, उस व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक विकास में सहायक हो, उन्हें करना ही स्वतंत्रता है। व्यक्तियों को कुछ देर बुरे कार्य करने में भी क्षणिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, परंतु ये कार्य आत्मा के विकास में बाधक होते हैं और इन कार्यों को उसे न कर देना ही स्वतंत्रता है। और वस्तुतः इन कार्यों को करने की छूट प्राप्त करने से व्यक्ति स्वतंत्र नहीं वरन परतंत्र हो जाता है। और ग्रीन के उपयुक्त मत को स्पष्ट करते हुए लिखा, बार्कन ने लिखा कि अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने वाली सद इच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वाधीनता हो सकती है। दूसरी बात थी स्वतंत्रता का सकारात्मक या भावनात्मक रूप। ग्रीन के पूर्ववर्ती उपयोगितावादी और व्यक्तिवादी विचारक राज्य के कानून और व्यक्ति की स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते हैं। उनका विचार है कि राज्य के द्वारा ऐसी सभी कानून रद्द किए जाने चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता। और स्मिथ का मत था कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों का मत था कि व्यक्ति के नैतिक विकास और उसके व्यक्तित्व के विकास के हित में राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। प्रतिबंधों या कानूनों के अभाव में उसके हटाए जाने पर बल दिया गया। स्वतंत्रता के विचार को नकारात्मकता की धारणा कहा गया। और स्वतंत्रता का प्रतिपादन करने के बाद ग्रीन ने अधिकारों को विवेचन करता था और लॉक की भांति अधिकारों को प्राकृतिक स्वाभाविक नहीं मानकर समाज द्वारा व्यक्ति को समाज के हित में, व्यक्ति के हित में समाज के हित को भली भांति संपादित करने की दृष्टि से
सुविधा मानता था, जिन्हें समाज में अपने कल्याण की दृष्टि से स्वीकार किया। ग्रीन अधिकार को इस तरह परिभाषित करता है कि अधिकार व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने की शक्ति है, जिन उद्देश्यों को लिए अपने हितकर समझता है, तथा समाज ये अधिकार व्यक्ति को इस आधार पर प्रदान करता है कि वह अधिकार के प्रयोग को समाज में लाभ पहुंचाएगा। इस प्रकार मांगों को उचित को स्वीकार करता है और इन व्यक्तिगत मांगों के पीछे समाज की स्वीकृति का भाव निहित है। और इस प्रकार अधिकार व्यक्ति की वह व्यक्तिगत मांग है जिससे समाज की स्वीकृति और संरक्षण प्राप्त हो। अतः अधिकार के दो तत्व, व्यक्ति की मांग और दूसरा समाज द्वारा इस मांगी की स्वीकृति। अब व्यक्ति की प्रत्येक मांग का अधिकार का रूप ग्रहण नहीं कर लेती, केवल उन मांगों का अधिकार कहा जा सकता है जिन्हें समाज की स्वीकृति संरक्षण प्राप्त हो। और उदाहरणतः यदि मेरी ये मांग हो कि भारत के राष्ट्रपति का पद प्राप्त होना चाहिए, तो मेरी मांग समाज द्वारा स्वीकृत न होने के कारण मुझे राष्ट्रपति पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं हो सकता। राज्य के बारे में ग्रीन ने कहा कि मानवीय चेतना या आत्मा स्वतंत्रता चाहती और स्वतंत्रता के अभाव में मानव ने रह करके वह अन्य द्वारा संचालित मशीन तुल्य हो जाता है। और ये स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्वतंत्रता आचार शास्त्र का विषय है। उसका मुख्य अर्थ होता है अपनी मनोवृत्तियों को वश में रखना और उनका दासने बन जाना। और बाह्य जगत की स्वतंत्रता और राजनीति का विषय है। इसका अर्थ है कैसे वातावरणीय परिस्थिति को होना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने वास्तविक हित में कार्य कर सके, उसे किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़े। ऐसी परिस्थिति की जो शर्त है उसे ही अधिकार कहा जाता है। और संक्षेप में अधिकार वो व्याख्याएं शर्त हैं जिनके अंतर्गत हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती है, पर अधिकारों के रक्षण की आवश्यकता होती है। जिन अधिकारों की रक्षा का प्रबंध न हो उन्हें अधिकार कहना ही उचित नहीं। अतः अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की सृष्टि होती है। इस प्रकार ग्रीन अपने दर्शन के अंतर्गत स्वतंत्र अधिकार और राज्य की विवेचना करते हुए बार्कर के सुंदर शब्दों में इस बात का प्रतिपादन करता है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपने रक्षा हेतु राज्य की मांग करते हैं। ग्रीन इस बात पर बल देता है कि राज्य एक कृत्रिम ये मानव जीवन पर थोपी गई संस्था नहीं, वह उसकी सृष्टि तो मानवीय चेतना की मूल प्रवृत्ति स्वतंत्रता के आधार पर हुई है। इस कारण राज्य मानव जीवन की एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है।